अगर आप एडवेंचर, थ्रिलर, एक्शन से भरी मूवीज के शौकीन हैं तो सही जगह आए हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी एक्सप्लेन इन हिंदी एंड उर्दू। आज की जो हमारी मूवी की एक्सप्लेन स्टोरी है, इसका नाम है डेंजरस वाटर और ये एक्शन और थ्रिलर से भरी मूवी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कहानी के शुरू में हमें रोजी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। रोजी अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक समुद्री सफर पर निकलती है, मगर उसका ये सफर एक भयानक मोड़ ले लेता है जब राजों से पर्दा उठता है। कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें रोजी दिखाई देती है। उसके चेहरे और बदन पे जख्मों के निशान हैं। साफ लग रहा था कि वो किसी मिस्टीरियस हालत से गुजर चुकी है। कोई उससे उस टाइम पूछताछ कर रहा होता है। जब ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी कि कुछ हफ्तों पहले जब ये सब कुछ नहीं हुआ था। यहाँ शाम का समय दिखाया जाता है। हम रोजी की माँ एल्मा को घर में आता हुआ देखते हैं, जो कि उस टाइम रात का खाना बना रही होती है। तभी रोजी अपने काम से लौट आती है और हम ये देखते हैं कि दोनों माँ बेटियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। यह हमें बताया जाता है कि रोजी के फादर कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो चुकी है। अब ये दोनों माँ बेटियां अकेले ही रह रहे होते हैं। रोजी की माँ एल्मा रोजी को याद दिलाती है कि उन दोनों ने एल्मा के बॉयफ्रेंड डेरिक के साथ वेकेशन पे जाना है। रोजी जाने से मना कर देती है, मगर एल्मा की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी रोजी उसके साथ जाए। अगली सुबह ही जल्दी तैयार होकर निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रोजी एक बार फिर अपनी माँ को बोलती है कि आपको इस आदमी से मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्या आपको इस पे भरोसा करना सही होगा। एल्मा अपनी बेटी रोजी को समझाती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं यकीन के साथ कहती हूँ जब तुम उससे मिलोगी तो तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। तभी एल्मा अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी रोजी बोलती है कि गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसकी माँ एल्मा इस बात को टाल देती है। गाड़ी को ठीक करने के बाद ये दोनों पोर्ट पहुंच जाते हैं। रोजी कुछ टाइम के लिए गाड़ी में ही रुकती है और एल्मा जाकर डेरिक से मिलती है, जो कि उस टाइम बोट में अपना सामान लोड कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद जब एल्मा अपना बैग कार से निकाल रही होती है तो रोजी वहाँ दो आदमियों को देखती है। उनमें से एक आदमी एल्मा की मदद करने के लिए आगे आता है, मगर एल्मा उसका शुक्रिया करने के बाद कहती है कि ये मैं खुद कर लूंगी। और इसके बाद ये दोनों माँ बेटी डेरिक की बोट पे आ जाते हैं। बोट का नाम मूवी में एनालेजिया दिखाया जाता है। तभी डेरिक यहाँ बताता है ये बोट मैंने किसी से खरीदी है, मगर मैंने इसका नाम नहीं बदला क्योंकि बोट का नाम बदलना शुभ शुगुन नहीं माना जाता। यहाँ डेरिक एक अमीर आदमी दिखाया जाता है। रोजी को उस आदमी पर भरोसा नहीं था, मगर डेरिक की बातों से डेरिक एक अच्छा इंसान लग रहा था। सारी तैयारियां करने के बाद तैयार होके उस बोट में अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हमें एल्मा और डेरिक के बीच में काफी प्यार दिखाया जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जब रोजी अपना फोन चेक करती है तो उसमें सिग्नल नाम की चीज नहीं होती। इस बात को लेकर रोजी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि रोजी ने अपनी माँ की तरह अपने वसान खता नहीं किए थे। रोजी को अच्छा लगे इसलिए वो थोड़ा बहुत रोजी को बोट चलाना सिखाता है। और आज यहाँ हमें एल्मा का बर्थडे दिखाया जाता है और रोजी अपनी माँ एल्मा के लिए केक भी बना के लाई थी। इसके बाद डेरिक दोनों माँ बेटियों को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देता है और यहाँ एल्मा को एक शर्ट और रोजी को एक नाइफ देता है, जो नाइफ रोजी के मुश्किल समय में काम आने वाला था। रोजी इस गिफ्ट से खुश थी और थोड़े थोड़े उसकी नफरत डेरिक के लिए कम होती जा रही थी। अगले दिन एल्मा जब मोबाइल फोन से अपनी पिक्चर्स ले रही थी तो एक एक्सीडेंट की वजह से वो पानी में गिर जाती है। डेरिक फौरन बोट को रोक लेता है और रोजी को बोलता है फटाफट नीचे जाओ और एक ब्लैंकेट लेकर आ जाओ। रोजी जब बोट के नीचे ब्लैंकेट को ढूंढ रही थी तो वहाँ उसे कुछ गन्स दिखी हैं। इस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। ब्लैंकेट लेने के बाद वो अपनी माँ की तरफ आती है। एल्मा अपनी बेटी रोजी से माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हारा मोबाइल पानी में गिर गया। तभी रोजी अपनी माँ एल्मा को बोलती है मोबाइल फोन आपसे अच्छा नहीं है। और अगले ही टाइम हमें तूफान इनकी बोट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर ये तीनों के तीनों काफी घबरा जाते हैं, मगर अभी अपना रास्ता तब्दील नहीं कर सकते थे। डेरिक इन दोनों को हौसला देता है कि तूफान आना समंदर में कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनको बोलता है कि तूफान गुजर जाएगा और अगले दिन ये तूफान से सही सलामत निकल आते हैं। अगले दिन रोजी अपनी माँ से कुछ बात करने आती है और यहाँ भी एल्मा अपनी बेटी से माफी मांगती है कि वो अपनी बेटी को कोई अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी, मगर रोजी को अपनी माँ एल्मा से कोई गिला नहीं था। तभी डेरिक के आने पर रोजी उन गन्स के बारे में पूछती है तो डेरिक बताता है कि वो गन्स मेरे काम का हिस्सा है। असल में डेरिक एक पुलिस वाला रह चुका था, अब उसने नौकरी छोड़ दी है और अब वो एक
प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, तो गन्स को लेकर किसी का उसे इतना शक नहीं जाता। रोजी को उन गन्स में थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वो उन गन्स को चलाना चाहती थी। तभी डेरिक रोजी को गन चलाना सिखाता है और ये देखकर डेरिक थोड़ा हैरान भी था कि वो बहुत जल्दी गन चलाना थोड़ा बहुत सीख जाती है। तभी डेरिक उसकी तारीफ करता है। तभी रोजी की माँ एल्मा कहती है कि इसके फादर मिलिट्री में थे, यही वजह है कि शायद इसको गन चलाना उन्हीं की तरफ से मिला। धीरे धीरे रोजी को डेरिक के साथ थोड़ा अच्छा लगने लगता है, मगर फिर एक रात सब कुछ तब्दील हो जाता है जब उसकी आँख खुलती है और वो बाहर शोर सुनती है। जब वो देखने ऊपर जाती है तो देखती है कि एक और बोट उनकी बोट के साथ लगी हुई है। उन लोगों के पास गन्स भी थी। वो डेरिक और एल्मा को डरा धमका रहे थे, खास करके वो डेरिक से किसी चीज के बारे में पूछ रहे होते हैं। वो किसी चीज के बारे में जानना चाहते थे। डेरिक उन्हें कुछ नहीं बताता, इसलिए उनमें से एक पहले तो एल्मा को मारता है। एल्मा तभी रोजी को देख लेती है और कहती है कि बेटा तुम कहीं छुप जाओ। रोजी तभी एक गन लेने के लिए चली जाती है, मगर इससे पहले कि वो बाहर आती है उनमें से एक एल्मा को शूट कर देता है और डेरिक को भी कंधे पे गोली मार देता है। डेरिक समंदर में गिर जाता है। ये सब मंजर देख के रोजी इतना डर जाती है कि वो नीचे ही छुप जाती है। उसके हाथ में एक गन होती है। वो अपने बचाव में गोली चलाने के लिए तैयार थी। खुशकिस्मती से वो लोग रोजी को नहीं देख पाते, मगर जाने से पहले वो लोग बोट को आग लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब रोजी बाहर आती है तो अपनी माँ की डेड बॉडी देखकर रोने लग जाती है और उसको इस बोट पे लगी हुई आग भी बुझानी थी और अपनी जान बचाने के लिए इस आग को बुझाने लगती है। माँ की मौत पर वो बहुत दुखी थी, इसलिए वो पूरी रात उसको नींद नहीं आती। सुबह जब वो अपने आप को संभालती है तो अपनी माँ की डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेट देती है। बोट का कपड़ा जल चुका था। रोजी को बोट के बारे में ज्यादा कुछ फीलिंग नहीं था, इसलिए वो रेडियो ढूंढने लगती है ताकि रेस्क्यू के लिए किसी को बुला सके, मगर यहाँ रेडियो भी पूरी तरह जल चुका था। वो यहाँ अकेली होती है। काफी टाइम तक सोचने लगती है आगे उसको क्या करना चाहिए। वो समंदर के बीचों बीच थी इस वक्त। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ती है। तब वो उस रस्सी को खींचती है तो देखती है कि डेरिक उस रस्सी से बंधा हुआ होता है जो कि जख्मी था। वो रोजी से हेल्प मांगता है। रोजी उसको बोट पर चढ़ा लेती है और बार बार डेरिक से पूछने लगती है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरी माँ को मार डाला, मगर यहाँ डेरिक का यही जवाब होता है कि मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे। रोजी डेरिक से पूछती है कि बताओ कि अब आगे क्या करना चाहिए, मगर यहाँ बोट को चलाने वाला कपड़ा जल चुका है। तभी डेरिक उसको समझाता है कि जी को लगाओ, उससे हमारी बोट आगे बढ़ेगी। रोजी उसे कुछ चीजें दिखाती है जो उसे नीचे मिली थी कि ये किस काम के लिए है, तो डेरिक उन चीजों को देखकर बोलता है कि ये बेकार है। अगले दिन रोजी डेरिक के जख्म की मरहम पट्टी करती है, मगर रोजी उस पर भरोसा नहीं करने वाली थी अब, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसको डेरिक की कुछ पुरानी तस्वीरें मिली थी जिसमें उसकी वाइफ भी थी और उसकी वाइफ का नाम एनालिजिया था। इसका मतलब ये है कि डेरिक ने अपनी बोट के नाम के बारे में झूठ बोला था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों ने रोजी की माँ एल्मा को मारा था उन लोगों की तस्वीरें भी डेरिक के साथ मौजूद थी। डेरिक उन लोगों को जानता था। डेरिक शुरू से ही झूठ बोल रहा था। ये सब कुछ जानने के बाद रोजी डेरिक को बांधने का फैसला करती है, क्योंकि उस वक्त डेरिक सही से होश में नहीं था। यही मौका था रोजी के पास डेरिक को बांधने के लिए। रोजी डेरिक के हाथ रस्सी से बांध देती है, मगर कुछ टाइम के बाद डेरिक अपनी जगह से गायब था। रोजी डेरिक को ढूंढने लगती है तो डेरिक उसे बोट के नीचे वाले हिस्से में मिलता है। रोजी हाथ में चाकू लिए डेरिक से पूछती है कि बताओ वो लोग कौन थे, तो डेरिक उसको जवाब देता है कि जितना तुम कम जानो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। डेरिक को रोजी से कोई डर नहीं लग रहा था और ना ही उसे एल्मा की मौत का कोई गम था। डेरिक उसको अपनी बातों में उलझा कर बोट को सही करने में मदद लेता है, क्योंकि डेरिक के कंधे में गोली लगे होने की वजह से वो एक हाथ से काम नहीं कर पा रहा था। यहाँ रोजी के पास भी कोई और रास्ता नहीं था डेरिक की बात मानने के अलावा। एक डेरिक ही था जो उसे समंदर से बाहर निकाल सकता था। ये इंजन को सही करने की कोशिश करते हैं, मगर अब वो बेकार हो चुका था। अब इन लोगों के पास सिर्फ समंदरी हवाओं का ही रास्ता था अपने बचाव के लिए। एल्मा की लाश अभी भी बोट पर ही होती है। एल्मा एक लॉकेट पहना करती थी, तो रोजी उस लॉकेट को एल्मा की डेड बॉडी में से निकाल के खुद पहन ले अपनी माँ की याद में। डेरिक उस लॉकेट को देखकर बोलता है कि ये मैंने ही तुम्हारी माँ को दिया था। रोजी जानती थी कि डेरिक झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये लॉकेट काफी सालों से रोजी की जानकारी के मुताबिक एल्मा के पास था और डेरिक से तो वो अभी कुछ दिनों पहले ही मिली थी। 2 दिन तक ये उस छोटे कपड़े के सहारे आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर फिर डेरिक चिल्ला रहा होता है, क्योंकि जब उसने नक्शों का जायजा लिया तो वो देखता है कि वो अपनी मंजिल के बजाय कहीं दूर जा रहे थे। डेरिक को गुस्से में देखकर रोजी जल्दी से रूम में छुप जाती है, हाथ में एक गन के साथ। कुछ घंटों के बाद रोजी जब बाहर आती है तो डेरिक एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ होता है। रोजी
आसपास का जायजा लेती है तो उससे करीब ही एक आइलैंड दिखता है। वो बिना डेरिक से पूछे बोट का रुख आइलैंड की तरफ मोड़ देती है, मगर ये इस बोट को बिल्कुल किनारे तक नहीं ले जा सके। किनारे तक पहुंचने के लिए एक राफ्ट की जरूरत थी। डेरिक भी आइलैंड पे जाने के लिए राजी था, मगर एक हाथ जख्मी होने की वजह से वो चप्पू नहीं चला सकता था, इसलिए उसको रोजी की मदद की जरूरत थी। मगर रोजी को डेरिक का भरोसा नहीं होता, लेकिन मगर मजबूरी के आलम में वो चप्पू को चलाने लगती है। तभी चप्पू का एक हिस्सा समुद्र में बह जाता है। क्योंकि रोजी के लिए ये पहली बार था, उसे लेने के लिए वो पानी में जाती है, मगर रोजी को तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगती है। लाइफ जैकेट रोजी ने पहना हुआ था। तभी डेरिक उसको समझाने लगता है कि कैसे वो अपनी लाइफ जैकेट को खोल सकती है। जब वो डूबने लगती है तो डेरिक तो पानी में कूदकर उसकी तरफ जाने लगता है और वो रोजी को किसी न किसी तरह किनारे पर ले आता है। रोजी की सांसें नहीं चल रही थी। उसके लंग में से पानी निकाल कर वो रोजी को वापस होश में ले आता है। होश संभालने के बाद रोजी इस आइलैंड के जंगल में जाती है। वहाँ की एक गार में डेरिक को पीने का पानी मिल जाता है, इसलिए वो रोजी को पानी पीने के लिए कहता है। ये आइलैंड वीरान होता है, इसलिए रोजी कहती है कि हमें वापस जाना होगा, मगर डेरिक कहता है कि हम कल जाएंगे क्योंकि जल्दी रात होने वाली है। रात को ये लोग किनारे पर ले आते हैं, इसलिए रोजी रात में राफ्ट में ही सो जाती है और डेरिक बाहर आग जला लेता है। रोजी को रात को नींद नहीं आती, इसलिए वो डेरिक के पास आकर बैठ जाती। दोनों के बीच में बातें होती हैं और यहाँ डेरिक की असली कहानी सामने आती है। डेरिक रोजी को बताता है कि मैं एक अच्छा पुलिस वाला था और 10 इयर्स मैंने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी। इसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला, मगर दूसरी तरफ लोग अमीर हो रहे थे और मैं बस से बदतर होता चला जा रहा था। मेरी वाइफ मुझे छोड़ जाती है क्योंकि वो मुझे एक हारा हुआ इंसान समझती थी। तभी मैंने अच्छाई के काम छोड़ दिए और बुरे लोगों के साथ मिल जाता और मैंने बहुत दौलत जमा की। जिस आदमी के लिए मैं काम करता था वो सचमुच का इविल यानी कि शैतान था। उसने ऐसे काम किए हैं कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी माँ से मुझे कोई प्यार व्यार नहीं था, मगर वो मुझे पसंद थी, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को फंसाया। वो भी खूबसूरत ही और तुम भी खूबसूरत हो। माँ नहीं रही तो क्या हुआ, तुम तो हो। जिस आदमी के लिए मैं काम करता था वो तुम जैसी लड़कियों को पकड़ कर बेच देता था। मुझे बुरे लोगों से पैसे चुराने में मजा आता था, इसीलिए मैंने उस आदमी के कुछ पैसे चुरा लिए थे और वो वही लेने आया था जिसमें तुम्हारी माँ मारी गई। ये सारी बातें सुनने के बाद रोजी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है और वो डेरिक को एक मुक्का मार के गिरा देती है और फौरन ही उसके बैग से गन निकाल लेती है। डेरिक अभी भी रोजी से नहीं डर रहा था। वो रोजी को ताना मारता है कि तुम एक रस्सी तो नहीं बांध सकती, मुझे क्या मारोगी। रोजी जैसे ही ट्रिगर दबाती है तो गोली नहीं चलती क्योंकि यहाँ गन खाली थी। डेरिक को एक मौका मिल जाता है, वो रोजी पे झपटा मारता है। तभी रोजी वहाँ से भाग जाती है और डेरिक को गन मिल जाती है। डेरिक रोजी को बोलता है कि तुम हद से ज्यादा जान गई हो, इसलिए मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। वो जंगल में रोजी के पीछे जाता है ताकि रोजी की जान ले सके, मगर रोजी अपनी जान बचा रही थी। सुबह तक यही सब चल रहा होता है। यहाँ रोजी का प्लान होता है कि वो राफ्ट लेके इस आइलैंड से भाग जाए। डेरिक एक ऊंची जगह पे खड़ा था। जैसे ही रोजी डेरिक को दिखती है तो वो रोजी को शूट करना शुरू कर देता है। तभी रोजी के पैर में गोली लग जाती है, मगर डेरिक भी उस ऊंची जगह से नीचे गिर जाता है। वो मरता तो नहीं मगर काफी जख्मी हो जाता है। डेरिक के पास एक ट्रांसमीटर होता है, मगर उसने रोजी से ये भी झूठ बोला था कि ये काम नहीं करता। रोजी ट्रांसमीटर डेरिक के पास ले आती है कि तुम इसको एक्टिवेट करो, मगर डेरिक बोट पर जाना चाहता था। मगर रोजी डेरिक को जख्मी छोड़कर राफ्ट में और फिर बोट में आ जाती है, मगर रात को वो बोट भी डूबने लग जाती है। रोजी जल्दी जल्दी भारी सामानों को बाहर फेंकना शुरू कर देती है और थोड़ी देर में अपनी माँ की डेड बॉडी को भी समंदर में छोड़ देती है, मगर बोट फिर भी डूब जाती है और फिर रोजी को वापस राफ्ट पर आना पड़ता है। 2 दिन वो राफ्ट समंदर में तैरती रही। एक दिन उसको दूर एक बोट दिखती है। तभी वो फ्लायर गन चलाती है। तभी सूरज की रोशनी की वजह से वो शायद बोट उस फ्लायर गन के फायर को नहीं दे पाई। तभी रात को वही बोट रोजी को बचाने आ जाती है। जो लोग रोजी को बचाते हैं उन सब के पास गन्स होती हैं। वो रोजी को खाना देते हैं। तभी रोजी को समझ में आता है कि उसकी जान बचाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। तभी वहाँ पर नशे की हालत में एक लड़की आती है। तभी रोजी उनसे पूछती है क्या मैं नहा सकती हूँ। वो लोग रोजी को एक कमरा देते हैं। रोजी को समझ में आने लगता है कि ये वही लोग हो सकते हैं जिनके बारे में डेरिक ने उसे बताया था, यानी कि जो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। और कैप्टन भी इसी जहाज पर होता है जो कि कम उम्र लड़कियों से मुतासिर होता है। तो रोजी सबको तैयार करती है और कैप्टन से मिलती है और वो उस कैप्टन को सीड्यूस करने का नाटक करती है और मौका देकर एक रेंच टूल से उस कैप्टन को कत्ल कर देती है। गर्ल्स रोजी को पहले ही मिल चुकी थी और वो एक एक करके सभी लोगों को आसानी से मार देती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रोजी ने शुरू में जिस
जिस लड़की को इस जहाज पर देखा था वो उससे मदद मांगने जाती है। वो लड़की रोजी को बताती है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस जहाज पर, मेरी जैसी और भी लड़कियों को यहाँ बंद किया हुआ है। रोजी जब उस जहाज में कमरे को खोलती है तो वो देखती है यहाँ बहुत सी लड़कियों को बंद किया हुआ है। अब इससे पहले कि वो कुछ करती, कैप्टन का एक आदमी यहाँ बचा हुआ था। वो रोजी को गन पॉइंट पर ले लेता है। हालांकि वो रोजी उस बंदे के लिए बहुत बड़ा खतरा थी और फिर रोजी पलट कर वार करती है और वो आदमी मारा जाता है। मगर एंड में एक आदमी बचा हुआ था और वो कोई और नहीं डेरिक होता है। और रोजी उसको देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम तो उस आइलैंड पे मर चुके थे। तभी डेरिक बोलता है कि मैंने उस कैप्टन से सौदा किया मेरी जान के बदले तुम। ये सुनकर रोजी हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा कैप्टन अब नहीं रहा, मैंने उसको जान से मार दिया है। ये सुनकर डेरिक रोजी को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और गन हाथ में लिए मारने के लिए रोजी की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि रोजी वहाँ से गायब थी। रोजी ये केमिकल रिलीज करती है जिससे डेरिक नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी रोजी को यहाँ एक मौका मिलता है डेरिक की जान लेने का। तभी रोजी डेरिक को जान से मार देती है, उसी चाकू से जो चाकू डेरिक ने रोजी को तोहफे में दिया था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जहाज का सारा क्रू जो कि बुरे लोग थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। यहाँ रोजी और वो किडनैप हुई भी लड़कियां ही बची हुई जिनको रोजी ने आजाद किया था। तभी ये लोग देखते हैं कि ये जहाज एक बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। इन्हें खुशी होती है क्योंकि ये लोग अब अपनी जान बचा पाए थे। बंदरगाह पर पहुंचकर ये मामला पुलिस के हाथों में आ जाता है और फिल्म के स्टार्टिंग वाला सीन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि फिल्म की स्टोरी वही पहुंच जाती है जहाँ रोजी अपनी साथ हुई सारी घटनाएं उस पुलिस ऑफिसर को बता रही होती है। वो पुलिस वाला रोजी की हिम्मत की दाद देता है और रोजी को कहता है कि सारी लड़कियों को उनके घर जल्द भेज दिया जाएगा। और वो बोलता है कि रोजी ने बहुत अच्छा काम किया। रोजी परेशान थी, वो कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकी क्योंकि मेरे लिए वहाँ कुछ नहीं बचा। और वो ये कहकर वापस चला जाता है कि तुम्हारे पास अपना फ्यूचर है जिसके लिए तुमने फाइट की। और यहीं पे ये फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।